नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। बात होगी वो जो अब तक नहीं हुई। आज मेरे साथ जो शख्स हैं वह अमेरिका में पढ़कर आए हैं, भारत में रहते हैं। भारत के लिए बहुत गर्व का विषय होता है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेश में पढ़ने के बाद भी भारत के अंदर रहता है, भारत की भूमि पे रहता है और भारत के हित का सोचता है। मेरे साथ मौजूद हैं रशीम गुप्ता जी, जो कि अमेरिका से सीपीए हैं और लॉयर एंड कंपनी सेक्रेटरी भी है इंडिया में। रशीम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। रशीम जी, बात करते हैं, जैसे भारत की बात आती है तो आप विदेश में भी रहे हैं, तो विदेश के अंदर हमारे देश के कुछ नेता ऐसे हैं जो जाके भारत के बारे में कुछ चीजें ऐसी बोलते हैं। अगर उसका नाम अगर शुरुआत करी जाए तो सबसे पहले राहुल गांधी जी हैं। राहुल जी विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत के अंदर माइनॉरिटी खतरे के अंदर है, भारत के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। आप विदेश में भी रहे हैं और आप अभी भारत में भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज के युग के अंदर, इस सरकार के अंदर माइनॉरिटी किसी भी तरह से खतरे में है या लोकतंत्र खतरे में है? देखिए, जहाँ तक हम अभी मोदी जी की बात करते हैं, जो हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भारत को सफल बनाने में, सक्षम बनाने में इतनी मेहनत कर रहे हैं और आई डोंट थिंक सो भारत में या पूरे विश्व में कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर होगा जो अपने देश की संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों को एंड देश के सभी नागरिकों के हित के बारे में सोचते हुए कड़ी मेहनत कर रहा हो और बहुत कड़ा प्रयास कर रहा हो। लेकिन जो राहुल गांधी, चलिए विदेश में तो बोलकर आए हैं, भारत में रह के वे कहते हैं कि हिंदुत्ववादियों को यहाँ से भगाओ, उनको बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हैं। तो क्या भारत में रह के हिंदुत्ववादी को बोलना किसी पर्टिकुलर कुछ लोगों को खुश करने के लिए है या उनका विजन ही इस तरीके का है भारत को लेके? देखो, जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, मैं तो राहुल गांधी को बच्चा मानता हूँ। उसको अभी भारतीयता की मूल्यता पता नहीं है, उसको पता नहीं कि भारतीय संस्कृति क्या है, उसको ये भी नहीं पता कि हमारी भारतीय संस्कृति किस प्रकार से सब लोगों को, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो और गरीब हो, उन सबको कैसे वो साथ लेकर चल सकती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक अनोखी, बेमिसाल बात है, जिसके बारे में अभी राहुल गांधी को कोई आइडिया भी नहीं है। लेकिन वो एक तरफ कहते हैं हमने भारत जोड़ो यात्रा करी और हमने इतने लोगों को जोड़ा, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर ऐसा आया देश के अंदर कि सभी लोग वो संगठित हुए हों? देखिए, ऐसा है कि आप अगर भीड़ इकट्ठी कर भी लेते हैं थोड़ी सी, 1000, 10,000, लाख लोग, 50 लाख लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम लोगों को जोड़ते हैं, सबसे पहला जोड़ने का जो लक्ष्य होता है कि हम लोगों की विचारधारा में एक ऐसा पॉजिटिव परिवर्तन लेके आए जिससे पूरे जन का कल्याण हो सके। तो उन्होंने भीड़ इकट्ठी जरूर करी होगी, पर प्रश्न ये उठता है कि क्या उन्होंने लोगों की विचारधारा में परिवर्तन किया उस भीड़ को इकट्ठा करके? जन का कल्याण और विचारधारा की जब आपने बात करी, तो भारत की करोड़ों हिंदुओं की एक विचार और उनकी आस्था थी प्रभु श्री राम का मंदिर। जी, लेकिन गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी प्रभु श्री राम को कोर्ट में ले गई। ये भारत के लिए दुर्भाग्य का विषय है। देखिए, भगवान राम जब इस संसार में थे, तो भगवान राम के इस संसार में रहते समय भी कुछ ऐसे भी तत्व थे जो भगवान राम के विरुद्ध थे। तो ये कलयुग है। आपका कहना मतलब है कि ये राक्षसों का मॉडिफाइड वर्जन है? यस, ये बेसिकली कलयुग के असुर हैं। जो भी हमारे सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर उसने नेता का पद लिया है तो वो कलयुग का आसुरी नेता है। जैसे वो हिरण्यकशिपु था जब नरसिंह भगवान आए, ऐसे रावण था जब भगवान राम है। सो ये सब प्रैक्टिकली कलयुग के मॉडिफाइड वर्जन है असुर के। एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ राहुल गांधी, इवन जो अपना ये दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जो ड्रामा करते रहते हैं सारे दिन, 40 करोड़ 50 करोड़ का शायद उनका घर भी बना था, मुझे ज्यादा सूचना नहीं है। शीश महल, घर नहीं बोलिए, शीश महल बोलिए। हाँ, तो अभी ये सब देखो, एक नेता को कहाँ से शोभा देता है? नेता के पास पैसा आ कहाँ से रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर दुनिया की और सारी बातों को साइड रख दो, ये प्रश्न ये उठता है। मेरा प्रश्न केवल जो हमारा ये हीरो है, क्या बोलते हैं उसको, अरविंद केजरीवाल। हाँ, ये जो अरविंद केजरीवाल है, उसने वो शीश महल जो बनाया है, उसका उससे एक बार हिसाब तो लो, वो पैसा आया कहाँ से? क्या उसको डोनेशन दी गई है? अगर डोनेशन दी गई तो भाई, ये तो डोनेशन जो दी गई वो तो बेसिकली समाज के कल्याण के लिए लगनी चाहिए थी। उन्होंने अपने घर का महल खड़ा कर दिया। देखिए, मेरा बात फिटिंग का काम है, एक्वाडक्ट के नाम से हमारे पास में एक्सेसरीज आती हैं, और जो 10 लाख की कमोड स्टोरेज सीट लगाई गई,
इतनी कॉस्टली कोई सीट आती नहीं। तो आप सोचिए कि केवल टॉयलेट सीट के अंदर अगर इतना बड़ा घोटाला है, तो भारत हमारी दिल्ली के अंदर कितनी चीज़ों का कितना बड़ा घोटाला होगा। ऐसे लोग हमारे नेता बन के बैठे रहे थे अभी के कलयुग के असुरों की। जी। तो अगर असुर हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमारा भविष्य कैसे होने वाला है? सी भविष्य, अगर हमें अपने भारत के भविष्य को बचाना है, तो भारत के भविष्य को बचाने के लिए हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार ही केवल एक सहारा हैं। और यदि हम उस संस्कृति और संस्कार को पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, रिफाइन नहीं करेंगे, तो भारत का भविष्य ऐसा होगा जो ना तो आप देख पाएंगे, ना हम देख पाएंगे, ना कोई माता पिता अपने बच्चों का ऐसा भविष्य देखना चाहेंगे। लेकिन आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, ये वही राहुल गांधी जो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन लालू जी के साथ मटन पकाते दिखते हैं। सी तो ये कैसी संस्कृति और एक ऐसे संस्कार हैं आप, और अपने आप को ब्राह्मण कहकर अगर इस तरह की चीजें करना, ये पर्टिकुलर कुछ लोगों को खुश करने के लिए करी जाती हैं, ये स्वभाव में ही राहुल गांधी जी के हैं। देखिए जहाँ तक बात है ये जहाँ तक आप बात कर रहे हैं जनेऊधारी ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण का सबसे पहला जो धर्म है, सारी चीज़ों को एक तरफ रख दीजिए, ब्राह्मण का सबसे जो पहला धर्म है वो है कि वो उसका जीवों के प्रति दया की उसके हृदय में भावना होती है। देखिए सामने अगर जो जीव जंतु है, अगर उसको कोई मार के खा रहा है, तो उसको मार के खाना में उसको आप दुख दे रहे हो, उसको कष्ट पहुंचा रहे हो, किसके लिए? अपनी जीभ के स्वाद के लिए। तो अगर कोई अपनी जीभ के स्वाद के लिए इस प्रकार से मटन पका के खा रहा है, तो वो दूर दूर तक ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। वो तो कलयुग का असुर है, असुर कैसे ब्राह्मण हो सकता है बताओ? ये तो पॉसिबल ही नहीं। आपने कही कि ये असुर कैसे ब्राह्मण हो सकता है, हो ही नहीं सकता सर। तो और ऐसी ही अगर फिर बात आती है हिंदू की, पर्टिकुलर जब कभी भी भारत की मजबूती की बात आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात आती है, तब राहुल गांधी जी एंड कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो जाती है, अरविंद केजरीवाल जी को दिक्कत हो जाती है। जब कभी भी इंडियन आर्मी को मजबूत करने की बात आती है, राहुल गांधी जी कहते हैं कि इंडियन के आर्मी के हमारे जवान वहां पिट रहे हैं, जबकि यार भारत की आर्मी पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बन चुकी है। देखिए जहाँ तक पॉलिटिकल सिस्टम की बात है, मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ, मैं अपना पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाता और मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इतना पता भी नहीं है। बट देखिए अल्टीमेटली इस संसार में जो भी पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, यदि वो देश के कल्याण की, धर्म के कल्याण की, लोगों के संस्कारों के बारे में नहीं सोच रहा, तो वो केवल 3 चीज़ों में फंसा हुआ है। सबसे पहला है पूजा, कि लोग उसकी पूजा करें, उसको सम्मान दें। दूसरा है लाभ, उसकी कुछ व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं जिसमें पैसा हो सकता है मेन तौर पे। तो पूजा, लाभ एंड प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा आप जानते ही हैं, सबको चाहिए नाम, सब चाहते हैं कि लोग उनकी वाही वाही करें। तो ये जितने भी लोग हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम में रहकर हमारे धर्म, हमारे संस्कारों की, हमारे सभ्यता की रक्षा नहीं कर रहे, ये सब एक्चुअली डीमन ही है और कुछ नहीं है। ये केवल इन चीज़ों में ही फंसे हुए हैं, इन चीज़ों में ही ये लोग फंसे रह जाएंगे, इन चीज़ों में ही फंसे रहकर इनका जीवन निकल जाएगा, खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक अच्छे राष्ट्र के लिए अच्छा नेतृत्व भी जरूरी है, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा कुशल नेतृत्व कर रहे हैं, उसकी तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी जी संसद में कभी आंख मारते हैं, कभी वो कुंभाराम लिफ्ट योजना को कुंभकर्ण लिफ्ट योजना बोल देते हैं। सी एक्चुअली वो क्या होता है कि ये जो संसार है, ये चीटर्स एंड चीटेड संसार इसको बोलते हैं। जो चीट होना चाहता है और जो लोग उनको चीट करना चाहते हैं, 2 कैटेगरी हो गई। तो जो लोग चीट होना चाहते हैं वो ऐसे चीटर्स के संपर्क में आ जाते हैं, उनकी वाही वाही करते हैं, और जो चीट करना चाहता है उसको भी लोग मिल जाते हैं उसके साथ चीटिंग करने के लिए। तो इसीलिए देखिए, अगर उसको इतनी बेसिक समझ भी नहीं है कि हमारे संविधान में कितने पेजेस हैं, तो फिर बड़ा क्वेश्चन था राहुल गांधी जी से, अनुराग ठाकुर जी ने पूछा जब कि संविधान करते रहते हो, कितने पन्ने होते हैं, तो वो इस तरीके से करके दिखाने लगे, इस तरीके से। तो अभी जैसे आपने बताया कि कितने पन्ने होते सर हैं संविधान में, हम ठीक है, हमने तो देखो लॉ पढ़ा हुआ है, हम तो लॉयर हैं, तो 251 पेजेस होते हैं संविधान में। हमने शुरू में जब लॉ पढ़ना शुरू किया था, तो हमने संविधान ही पढ़ना शुरू किया था इनिशियली एज ए कंपनी सेक्रेटरी व्हेन आई वाज स्टडीइंग। सो जहाँ तक बात है लीडर की, ये तो एक बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हर लीडर को पता होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से हर लॉयर को तो पता ही होती है। लेकिन राहुल गांधी जी एक तरफ तो ये संविधान लेके घूमते रहे, दूसरी तरफ वो मोहब्बत की दुकान चलाते थे। लेकिन जब हमारे सनातन की यात्राओं पे, जब इस्कॉन के मंदिर तोड़े जाते हैं, जब हनुमान जी की यात्रा निकल रही है, उस पर पत्थर मारे जाते हैं, तब ये मोहब्बत की दुकान कहाँ जाती है? तब ये क्यों साइलेंट रहते हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, अत्याचार करा जा रहा है, तब ये मोहब्बत की दुकान क्यों बंद हो जाती है?
और तब क्यों खुल जाती है जब पर्टिकुलर उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलता है जो वो भाषा समझते हैं? देखो, सबसे पहली बात ये है कि ये जो मोहब्बत शब्द है ना, इस मोहब्बत शब्द में बहुत गहराई छुपी हुई है। ये आपने कहावत सुनी होगी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ये सब लोग प्रैक्टिकली बंदर हैं, और इसलिए ये एक्चुअली मोहब्बत का स्वाद ना तो इन्होंने खुद चखा, मतलब जब इन्होंने खुद ही नहीं चखा तो ये दूसरों को कैसे चखाएंगे। लेकिन मोहब्बत का स्वाद तो चखा है जब कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं को मारा जा रहा था, तब तो उनको बड़ा स्वाद आ रहा था कांग्रेस के नेताओं सर, ये को। तो देखो सब कहने की बातें हैं। मोहब्बत एक अलग चीज होती है, क्योंकि मोहब्बत में सबसे पहला जो रूल होता है, किसी हिंदू, किसी मुस्लिम, किसी सिख, किसी ईसाई, किसी के प्रति ना कोई भेदभाव नहीं होता। और क्योंकि हमारा भारत देश जो है प्राइमरीली हिंदू सनातनी संस्कृति के ऊपर आधारित है, तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का ये कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा करें और बाकी सबके साथ सम्मान रूप से व्यवहार करें, सबको रिस्पेक्ट करें। लड़ने का किसी भी धर्म का कोई ऐसा औचित्य नहीं कि जहाँ पे लड़ाई की बात हो। जब एक तरफ आप कहते हैं कि ये सब चीजें एक ही हैं, लेकिन जब योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तब इन सब लोगों को समस्या हो जाती है। लेकिन जब वो लोग हमारे लोगों देखिए के सर, ऊपर ऐसा अत्याचार है, करते हैं, प्राइमरीली फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ये जितने भी ओपोनेंट्स हैं, अब ये सब क्योंकि असुर हैं। अब असुर जो होते हैं, पहली चीज उनकी धर्म में रुचि नहीं होती, उनको धर्म से कुछ लेने देना नहीं होता, उनको संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, संस्कारों से कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि कोई भी धर्म अगर आप उठा लें, प्रैक्टिकली किसी भी धर्म में एक्चुअली लड़ने की तो बात ही नहीं आ रही। हिंदू कभी ईसाई से नहीं लड़ना चाहता, हिंदू कभी मुस्लिम से नहीं लड़ा, पर हम चाहते हैं कि ये जो पूरा संसार है, क्योंकि हिंदुत्व जो है या सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म में बहुत से गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। यस, एक ज्ञान होता है एलिमेंट्री लेवल का, एक ज्ञान होता है एडवांस लेवल का। जहाँ तक हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो हिंदू धर्म तो एक्चुअली एडवांस शिक्षा देता है। बाकी धर्मों में हम उनको रिजेक्ट नहीं करते, हम उनको गलत नहीं ठहराते, बट वो एक एलिमेंट्री लेवल है, हम उनके अगेंस्ट नहीं है। भारत, आप विदेश में रहे हैं, विदेश के लोग भारत की संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं। वहाँ पर मैंने कई बार देखा है, जब मैं वृंदावन गया हूँ, कि फॉरेनर आज जो है वो हरे राम हरे कृष्ण जय जय श्री कृष्ण वृंदावन के गलियों में घूम रहे होते हैं। और आज हमारे देश में जो लोग हैं वो हमारे देश के हिंदुत्व के बारे में, सनातन धर्म के बारे में गलत बोलते। तो इसका एक्चुअली जीता जाता उदाहरण है मेरी लाइफ, दैट मीन्स माई वाइफ। मेरी वाइफ जो है वो ओरिजिनली रशिया से हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, अपने देश को छोड़कर वो इंडिया आई। अब वो 12 साल से मेरे साथ इंडिया में रह रही है, और उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको अपनाया है। उन्होंने एक बहुत बड़ा त्याग किया है, बट क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उनको जो भारतीय कल्चर है वो उनको अच्छा लगा, फिट हुआ। ये एक्चुअली ये है हमारा एक समन्वय की भावना, वसुदेव कुटुंबकम हम सभी जानते हैं। तो ये उसी कॉन्सेप्ट को एक्चुअली हमारा जो पूरा धर्म है उसी कॉन्सेप्ट को प्रोपागेट करता है पूरे विश्व में। लेकिन हमारे भारत में कुछ लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रही, और भारत एक्चुअली देखो, रूल यह है कि हम सबको समझा नहीं सकते, ठीक है ना। तो बट यस, हम अपना संदेश जरूर पहुंचा सकते हैं। अब जो उसको समझना चाहेगा समझेगा। बहुत से कट्टरपंथी हैं, वामपंथी हैं, सेकुलरिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, जो आज हमारी सोसाइटी में भरे पड़े हैं। आप उनको समझा नहीं पाओगे, वो समझेंगे भी नहीं। भारत को बर्बाद हाँ, भारत को बर्बाद करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। हम क्या है, जो हमारे अपने लोग हैं, जो सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, हमें उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर एक सनातन धर्म को बचाना है, और दूसरा और भी जो धर्म है उनको भी सम्मान देना है, उनके साथ भी गले मिलकर हाथ मिलकर चलना है। आप चलने की बात कर रहे हैं, तो बाबा बागेश्वर 21 तारीख से लेके एक सनातन हित के लिए और जात पात को मिटाने के लिए एक पद यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो कि पूरे भारत में होने वाली है। और अभी थोड़े दिन कल ही की बात में लूँ तो अपने जो दीपेंद्र ठाकुर जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा संतों का एक सम्मेलन करा है, एक धर्म हित के लिए, सनातन हित के लिए। इस प्रकार भारत के अंदर माहौल बन रहा है, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले समय के अंदर, या इससे और चीजें जो है वो नेगेटिव। देखिए, ऐसा है, जो भी सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, पहली चीज तो ये है कि सनातन धर्म अगर वो सही दृष्टिकोण से प्रचार करेगा तो कभी कहीं कोई लड़ाई नहीं होगी, सब एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना ही रखेंगे। बहुत से ऐसे धार्मिक संत हैं जो अपने लेवल पे बहुत प्रयास कर रहे हैं अपने धर्म को बचाने का, और मुझे पूरा यकीन है
और मुझे पूरी आशा है जो इस प्रकार से अगर वो लगे रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं, हम उनको बचा पाएंगे गलत दिशा में जाने से। ठीक है रशीम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अक्सर लोग क्या है कि विदेश में पढ़ने के बाद सबसे पहले वो अपनी संस्कृति भूलते हैं, लेकिन आपसे मिलकर ऐसा लगता है कि आप जाके मतलब विदेश में जाके भी आप अपनी संस्कृति नहीं भूले। और जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी सीखना चाहिए कि थोड़ी सी तरक्की मिलने के बाद, थोड़ा सा विदेश जाने के बाद सबसे पहले हम भारत की संस्कृति को भूलते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी संस्कृति ही आपकी पहचान है। रशीम गुप्ता जी की आपकी बातों को आप सभी को सुनना चाहिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।